हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। और इसको करेंगे, हम जल्दी कोशिश करेंगे इसको जल्दी रैप अप कर ले आए। और आप लोग का जैसा कि कल ही यूपीएससी ने अपना आप लोग का एडमिट कार्ड निकाल दिया है। होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है। तो जितना जल्दी आपका ये रिवीजन वाला सीरीज खत्म हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसलिए कोशिश करूंगा इसको जल्दी एक दो क्लास के अंदर अंदर इसको निपटा दूं। ठीक है, ताकि कि आपको पूरा इकोनॉमी का मिल जाए और आप आराम से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो ये टॉपिक है 8.5, ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, इसके बारे में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक लैंडमार्क ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को अडॉप्ट किया है। और ये ट्रीटी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने का अटेम्प्ट करती है। ठीक है, अब ट्रीटी के बारे में देखें तो ये जो है वीपो का फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है जो साइंटिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का के कॉम्प्लेक्स इंटरफेस को एड्रेस करता है। और ये ट्रीटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज और इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है, जिनके पास वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये ट्रीटी जो है मोर देन 150 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है उसके कंसेंसस से अडॉप्ट की गई है। और लीगल एनफोर्सिबिलिटी के लिए ट्रीटी ऑफिशियली 15 पार्टीज द्वारा रेटिफाई किए जाने के 3 महीने बाद फॉर्मली फोर्स में आएगी, है ना। और मेंबरशिप इसका ओपन है, कोई भी वीपो मेंबर स्टेट जो है वो इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट कर सकता है बाय कंप्लीटिंग द रेटिफिकेशन प्रोसेस। और इस ट्रीटी का जो प्राइमरी एम है वो है कि पेटेंट सिस्टम की इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना। ठीक है, और पर्टिकुलरली ट्रीटी का जो फोकस है वो नॉन नोवल इन्वेंशंस के लिए और गलत तरीके से जो पेटेंट ग्रांट होता है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज या जेनेटिक रिसोर्सेज का इनअप्रोप्रिएट यूज किया गया हो। ठीक है, तो ट्रीटी ने एक्सप्लिसिटली यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, यूएन ड्रिप, और उसके कमिटमेंट को एक्नॉलेज किया है, जो इंडिजिनस पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यूएन ड्रिप जो है एक लीगली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में अडॉप्ट किया था, लेकिन ये जो है इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी स्टेब्लिश करता है ना। अब की प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी देख लेते हैं क्या है। की प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी में सबसे पहला है मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ये ट्रीटी इस ट्रीटी के तहत अगर कोई व्यक्ति या कंपनी पेटेंट के लिए अप्लाई करती है तो उन्हें जेनेटिक रिसोर्सेज के ओरिजिन, यानी किस रीजन से या एक एरिया से रिसोर्स आया है, और इंडिजिनस कम्युनिटी यानी कि जनजातीय समुदाय का जिक्र करना जरूरी होगा, और जिन्होंने ये ट्रेडिशनल नॉलेज दिया है। ठीक है, जो जहाँ से भी ट्रेडिशनल नॉलेज वो पाए हैं उसका जिक्र करना काफी जरूरी होगा। ठीक है, इससे बायो पायरेसी जैसे इश्यूज को रोकने में काफी हेल्प मिलेगी। और मैंडेटरी दूसरा जो है मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड या और पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल। इसमें क्या है कि हर कंट्री को अपने नेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिससे ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो सके। इसका मतलब है कि कंट्री जो है अपने लॉज और सिस्टम को ट्रीटी के मुताबिक अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रोविजन के तहत कंट्रीज को ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने होंगे जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज का डेटा मेंटेन करेगी, जैसे कि डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करे वैसा टाइप का। ठीक है, और ये जो है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगा और नॉलेज शेयरिंग में भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एक डेटाबेस में एक ही जगह पे सब स्टोर रहेगा तो हेल्प हो जाएगी इससे। फिर चौथा है असेंबली का। इसमें क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो कि इस ट्रीटी का हिस्सा है, ठीक है, उसको डेलीगेट नॉमिनेट करना होगा जो कि उनकी तरफ से असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा। और ये असेंबली जो है ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन और फ्यूचर चेंजेस के लिए डिसीजंस देगी। ठीक है, फिर अदर प्रोविजंस में क्या क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ठीक है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। फिर दूसरा है नॉन एप्लीकेबिलिटी टू पास्ट पेटेंट्स। इसमें क्या होगा कि जो पेटेंट्स ट्रीटी के लागू होने से पहले फाइल किए गए थे उन पर ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इसमें क्या है कि ट्रीटी से जुड़े सभी एडमिनिस्ट्रेटिव
रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा संभाली जाएंगी। ठीक है, तो ये अदर प्रोविजंस में आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल नॉलेज को और जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजिक मेजर्स लिए हैं। एक तो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या किया है, इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें जिसे स्पेसिफिकली बायोपायरेसी और रॉन्गफुल पेटेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप किया है। और इसमें जो क्या किया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्मुलेशन और प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है जो पेटेंट एग्जामिनर्स को एग्जिस्टिंग नॉलेज के एविडेंस के रूप में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें देखो, और इसका एक और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। स्टोरी क्या है, मतलब रियलिटी है। ये जो हम लोग के देश में काफी सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली एज अ मेडिसिन इस्तेमाल होती थी, ठीक है, उसका पेटेंट का वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसका पेटेंट कराने के लिए करा करके उसका रॉन्गफुल यूज करती थी। और हमारा ही चीज हम ही से पैसा लेते थे उसके बारे में। जैसे हमारे यहाँ तुलसी है, वो कई हजारों साल से एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होता चला आया है। हल्दी है, वो कई हजारों साल से हम चोट पे उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहते हैं, और अलग अलग तरीके के एज एंटीबायोटिक वगैरह उसका इस्तेमाल होता रहा है हल्दी वगैरह का। ठीक है, आज भी देखोगे कई गाँव में ही अगर चोट लगती है तो वहां पे हल्दी वगैरह का उसमें लेप लगाते हैं ताकि जल्दी वो घाव भरे। ठीक है, और जैसे अंदर से कोई चोट आती है कुछ भी तो हल्दी वाला दूध आज भी रिकमेंड किया था कि हल्दी वाला दूध पीकर सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो हल्दी वाला दूध वगैरह रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसका क्या कर रहे थे वेस्टर्नर्स, कंट्री का नाम स्पेसिफिकली कहें तो अमेरिकन ये कर रहे थे कि वो उसका पेटेंट करा रहे थे कि ये हमारा नॉलेज है, जबकि ये हजारों साल से इंडियंस इस्तेमाल करते चले आए हैं। ठीक है, तो फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से वो चीज रुका, नहीं तो फिर आज हम लोग हल्दी के इस्तेमाल करने के लिए भी पैसा दे रहे होते, अपने ही सामान इस्तेमाल करने के लिए पैसा देते। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी उसके बाद से ही ये कंसेप्चुलाइज करके इसको क्या कहते हैं उतारा गया कि भाई जो चीज हमारी है वो डिजिटल रिपोजिटरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको अगर किसी को पेटेंट देना है किसी जेनेटिक रिसोर्स का या किसी ट्रेडिशनल नॉलेज का तो पहले हमारी ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी देख लो और उसके अकॉर्डिंग ही पेटेंट देना। नहीं, अगर आपने पेटेंट दे दिया और वो चीज हमारे इसमें मौजूद रही तो हम आपके पेटेंट को नहीं मानेंगे, फिर वो मिस्टेक आपकी है। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी और ये जो चीजें होती है ना इसी को बायोपायरेसी कहते हैं कि चुरा लेना हमारा कोई जेनेटिक रिसोर्स वगैरह हुआ तो उसको चुरा करके, और ट्रेडिशनल नॉलेज हुआ उसको चुरा करके अलग से पेटेंट करवा लेना। ठीक है, तो इसको बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक, तो इंडिया पेटेंट एक्ट जो दूसरा मेजर है गवर्नमेंट का, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसमें प्रायर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया है। और ये मैकेनिज्म जो है पेटेंट एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी करता है कि वो इन्वॉल्व जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को डिस्क्लोज कर। ठीक है, वो डिस्क्लोज करे जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है। फिर तीसरा जो मेजर लिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर्स एक्ट 2001। इसमें क्या है कि फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है ये, और ट्रेडिशनल प्लांट वेराइटीज के कंजर्वेशन को भी एनकरेज करता है। ये एक्ट जो है फार्मर्स को ब्रीडर्स राइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर एक और है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बीडीए 2000, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है टीकेडीएल के बाद। ठीक है, जो कि ये जो है ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल से अलाइंड है। स्पेसिफिकली जो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग को इंश्योर करता है जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड नॉलेज का कमर्शियल यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है जो जेनेटिक रिसोर्सेज के एसेस और यूटिलाइजेशन को रेगुलेट करती है। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसमें जो है ट्राइबल कम्युनिटीज और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फॉरेस्ट रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड करता है ये। और ये जो एक्ट है ये जनरेशन से फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटीज के लाइवलीहुड और कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है। फिर अगला आता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट जीआई एक्ट 1999। ये क्या करता है कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से एसोसिएटेड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को और नॉलेज पर कलेक्टिव राइट्स गारंटी करता है। और ये एक्ट जो है लोकल कम्युनिटीज को उनके यूनिक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और मेथड्स पर एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट में है एक यूनेस्को का रिकॉग्निशन। इसके थ्रू जो है इंडिया ने अपने मल्टीपल ट्रेडिशनल नॉलेज एलिमेंट्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाया है।
और योगा को ऑफिशियली यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, जिससे इसका जो है ग्लोबल इंपॉर्टेंस और प्रोटेक्शन एनहांस भी हुआ। ठीक, तो इतने सारे मेजर्स लिए हैं भारत सरकार ने, ताकि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जेनेटिक रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट किया सके। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा इसके बाद भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारा है उसका प्रोटेक्शन काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ठीक, अब तो हम बायोपायरेसी की चीजें बहुत ही कम हो गई हैं इससे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर आते हैं, ये यहाँ पे ये खत्म होता है ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये इस वाले सेक्शन से मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर बाहर से बोलूंगा। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज रह गई है तो वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और अगर फिर भी आपको उसके बारे में और भी जानना है तो आप मैसेज या सॉरी, जैसे आपको बताया है हमें कांटेक्ट करने का, उस प्लेटफॉर्म उन तीनों का मेथड्स का इस्तेमाल करके आप वो चीज जानने के लिए पूछ सकते हो हमें। ठीक है, अगर आप इस बार का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा काम मत करना, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपका टाइम भी अभी कीमती है। अगर एग्जाम नहीं दे रहे हो फिर जानना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऑलवेज मैसेज अस। ठीक है, एनी टाइम विल बी देयर टू हेल्प यू। फिर चलो शुरू करते हैं फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, उसने सक्सेसफुली अपने 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए न्यूज़ में है ये। और पीएम गति शक्ति के बारे में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है वो 7 पावरफुल इंजन्स द्वारा ड्रिवन है, जिसमें एक है जिसमें रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो मिलके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर पीएम गति शक्ति अ, जो मास्टर प्लान है इसको बिसैग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स के द्वारा एडवांस डिजिटल मास्टरिंग प्लानिंग टूल के रूप में डेवलप किया गया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जीआईएस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। और ये प्लान जो है एंटायरली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बिल्ट है, जिसे मेघराज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका नाम मेघराज है। ठीक है, उस पर होस्ट किया गया है, और इसमें हाई रिजोल्यूशन इसरो सैटेलाइट इमेजरी तथा सर्वे ऑफ इंडिया के डिटेल्ड मैप्स को इंटीग्रेट किया गया है इसमें। ठीक है, और इसका जो कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस वेरियस मिनिस्ट्रीज के ऑन गोइंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि भारतमाला का हुआ, भारतमाला रोड नेटवर्क से रिलेटेड है, सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स और उड़ान है ये। ठीक है, ये सब जो है इन सब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेटर कोऑर्डिनेशन भी एनेबल, जिससे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में डिलेस कम होते हैं और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। इसमें क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज की गई बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ग्लोबली 140 इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसे इंडिया के पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की ग्लोबल पोजिशनिंग का असेसमेंट हो सका है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सिचुएटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट सेंट्रल लेवल पर पीपीपी से रिलेटेड पॉलिसी लेवल मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी, जो सेंट्रल सेक्टर के पीपीपी प्रोजेक्ट्स का थॉरो इवैल्यूएशन करती है और इंश्योर करती है कि जो नेशनल प्रायोरिटीज से वो अलाइंड हो, नेशनल प्रायोरिटीज के साथ हो। ठीक है, उसके बाद में फिर ठीक है, फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है एक ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स को मोनेटाइज करके सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का भी एम रखती है, जिसमें 4 फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक में 6 लाख करोड़ के चैलेंजिंग टारगेट का सेट किया गया है इसको। ठीक है, फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो इसको रिसेंटली रिवैम्प किया गया है, जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड लेकिन फाइनेंशियली अनवायबल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का अप टू 40% कैपिटल ग्रांट के रूप में ये प्रोवाइड करता है। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड आईआईपीडीएफ जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज को नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके
क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मोस्ट सेक्टर्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर में स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के इक्विटी के रूप के ऑटोमेटिक रूप में ये अप टू 100% एफडीआई की परमिशन भी देता है, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, फिर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। इसमें 100% एफडीआई का की बात है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर एसेट मोनेटाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू अपना हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू 15,624.9 करोड़ रुपए सक्सेसफुली रेज किया है, जो असेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो अभी एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है ये देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, हाईवेज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हो गए वगैरह, के जो इकोनॉमिक वैल्यू को अनलॉक करके गवर्नमेंट और उसकी एंटिटीज के लिए रेवेन्यू के नए सोर्सेस क्रिएट किए जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का जो जेनेसिस है वो विजय केलकर कमेटी ने किया था। ठीक है, वहां से इस कमेटी के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट आया था, जिसने 2012 में फर्स्ट टाइम असेट मोनेटाइजेशन की रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, और इसे जो है फॉर्मली यूनियन बजट में 2021-22 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फ्रेमवर्क के थ्रू अनाउंस किया गया था। ठीक, तो ये आपका एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एसेट मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में एक गवर्नमेंट ओन्ड एसेट का लाइसेंस या लीज पर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को पेमेंट्स के एक्सचेंज में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, राइट्स के ट्रांसफर और पेमेंट्स का एक्सचेंज जो है वो डिटेल्ड कंसेशन एग्रीमेंट के द्वारा होता है, जो पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट पार्टी के बीच बैलेंस्ड रिस्क शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद फिर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है और एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं एक बार। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अपनी जितनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, ब्राउनफील्ड मतलब वो होता है कि जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको और फिर से दोबारा रीडेवलप किया जा रहा हो, रिवैम्प किया जा रहा हो। ठीक है, तो वो ब्राउनफील्ड एसेट्स होती है। और उसके समकक्ष में एक ग्रीनफील्ड भी होता है उसी के साथ वाला। ग्रीनफील्ड होता है कि जहाँ पे कंप्लीटली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जो बनाया जा रहा है, तो उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसने अपनी गवर्नमेंट ने ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए 13 क्रिटिकल सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें टॉप 5 सेक्टर जो है वो एग्रीगेट पाइपलाइन का अप्रोक्सीमेटली 83% कैप्चर करते हैं। ठीक है, जिसमें से रोड्स का 27% है, रेलवेज का 25% है, पावर का 15% है और ऑयल एंड गैस का 8%। ठीक, और टेलीकॉम का 6%। इसके अलावा जो दूसरा है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसमें ये क्या है कि ये एक स्पेशलाइज्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज की सरप्लस लैंड के मोनेटाइजेशन का इफिशिएंट मैनेजमेंट करती है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करने में भी काफी हेल्प मिलती है। फिर अगला आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये क्यों न्यूज में है, यूनियन बजट ने में एक मेजर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के रूप में 12 वर्ल्ड क्लास नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स के क्रिएशन का प्रपोजल रखा गया है, जिससे जिन्हें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के तहत सैंक्शन किया जाएगा, जिससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को सिग्निफिकेंट रूप से एनहेंसमेंट मिलेगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में ये जो है स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के क्लस्टर को एकोमोडेट करने के लिए साइंटिफिकली डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, और इनका डिजाइन ऐसा होता है कि वहाँ इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटीज और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़े और कॉस्ट का भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। ठीक है, फिर एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आंध्र प्रदेश का जो श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल पार्क में से एक है, जो कि जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने में भी वो काफी सक्सेसफुल रहा है। ठीक, उसके बाद फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं।
इसमें ये क्या है कि इसका प्राइमरी एम फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करना है जो वर्ल्ड के बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के साथ इफेक्टिवली compete कर सके। और इसके तहत कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की विजन रखी गई है, जिसमें टोटल 32 प्रोजेक्ट्स 4 फेजेस में डेवलप किए जाएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पाइनियर प्रोजेक्ट के रूप में 2007 में अप्रूवल मिली थी। और अब यह इम्प्लीमेंटेशन के एडवांस स्टेज में है। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। और इन प्रोजेक्ट को जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, ठीक है, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICTC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही सेम चीज लिखा हुआ है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की चेयरमैनशिप वाली एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी रेगुलरली इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस की रिव्यू करती है और नेसेसरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करती है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICTCP के 11 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इनको आप देख लो। और ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट करते हैं ये भी आपको ध्यान पर रखना है, जरूरी है। इंडस्ट्रियल मुंबई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली से मुंबई के बीच में, ठीक है। अमृतसर कोलकाता, अमृतसर और कोलकाता को कनेक्ट करती है। फिर चेन्नई बेंगलुरु, फिर ऐसे ही वाइजैक चेन्नई, ठीक है। उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उड़ीसा में ही घूम रही है, कहाँ गया, हाँ, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5वें नंबर पर। फिर ये आपका हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो ऐसे ही करके 11 आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। तो ये देख लेना किसको कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। कुछ आपको मान लो कुछ जिन स्टेट्स में नहीं कनेक्ट हो रही है उसको भी ध्यान दे देना कि कहाँ कहाँ। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका कोई भी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कंफ्यूजन के तौर पे आपको दे दे कि कोई ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है और आपका क्या कहते हैं ये डॉनियर के अंदर में आता है। डॉनियर को पता ही होगा, डॉनियर कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अंदर में आता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि डॉनियर में नहीं है। ये जितने भी आपके हैं ये सेंट्रल इंडिया में मोस्टली कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये आपका मैप, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए मैप का। ठीक। फिर इसके बाद फिर ये रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, इसके रिसेंट क्या है ये यूनियन कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स और सिटीज को अप्रूवल दिया है। और इन 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड सिटीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्ट्रेटेजिकली 6 मेजर कॉरिडोर्स के अलोंग और 10 डिफरेंट स्टेट्स में प्लान है, जिससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होगा। ठीक है। और दीज इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी स्पेसिफिकली लोकेटेड इन खुपरा जो कि उत्तराखंड में है, फिर राजपुरा पटियाला पंजाब में है, जो कि दीघी है महाराष्ट्र में, फिर पलक्कड़ केरला में, ठीक है, आगरा प्रयागराज गया जहीराबाद, ठीक है, जहीराबाद में तेलंगाना में जो है। तो इन सब जगह पे लोकेटेड रहेगा। ठीक है। ठीक है। और ये जो नए इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप किया जाएगा और जिन्हें अहेड ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट पर बिल्ड किया जाएगा। ठीक। और इनोवेटिव प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाएगा। और इन सिटीज में कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस और इंटीग्रेटेड सोशल एमिनिटीज होंगे, जिससे बिजनेसेस को सीमलेस ऑपरेशन का एनवायरमेंट मिलेगा। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट लॉजिस्टिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया। ये काफी जरूरी है इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया के तहत जो है लेटेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया अपने लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के थ्रू 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 कंट्रीज में प्लेस सिक्योर कर लेगा, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ठीक है। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये है कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा डेवलप्ड एक सोफिस्टिकेटेड इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जिसे रेगुलरली हर 2 साल बाद रिलीज किया जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव कंट्रीज को उनके ट्रेड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में जितने जो चैलेंज फेस करते हैं वो और जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास आती है, ठीक है, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिवली रैंक करना है। और इसके 6 कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग पैरामीटर्स हैं। वो 6 कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे एक है कस्टम्स परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसमें बॉर्डर क्लियरेंस कितना जल्दी इफिशिएंसी, उसकी कितनी इफिशिएंसी है, कितना जल्दी बॉर्डर क्लियरेंस हो जाता है।
फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, जिसमें पोर्ट्स, रोड्स, आईटी वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आपका पैरामीटर है ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, कम्पिटिटिव प्राइसिंग वगैरह क्या कैसे है उसमें। फिर चौथा है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स में फिर आपका ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, फिर कस्टम ब्रोकर्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। फिर कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि एबिलिटी टू ट्रैक शिपमेंट्स। और फिर आता है टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स, इसमें क्या होता है कि शेड्यूल डिलीवरीज वगैरह सब देखा जाता है, ठीक है। फिर 2023 के एडिशन में जो है इंडिया की रैंकिंग 139 कंट्रीज में से 38 पोजीशन पे थी। फिर 2014 में क्या था, 44 पोजीशन थी, तो उससे इम्प्रूवमेंट ही हुआ है 2023 में, ठीक है। और ये भी इंडिकेट करता है कि जो इंडिया के जो स्टेडी प्रोग्रेस है लॉजिस्टिक इफिशिएंसी में, ये भी दिखाता है ये चीज, ठीक। तो और जितना बढ़िया लॉजिस्टिक्स होगा कंट्री का, उतना ज्यादा ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि टाइम उतना कम लगेगा आपके लॉजिस्टिक्स में, आपके चीजें आपके पास जो प्रोड्यूसर है वहां से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में वो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, तो लॉजिस्टिक्स इतना बढ़िया होता है, उतना बढ़िया फिर ट्रेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एक तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 का, ये गेम चेंजर इनिशिएटिव है जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर डेवलपमेंट की क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स हैं, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, और फिर स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आदि ये सब शामिल है, ठीक है। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इंटीग्रल के पार्ट के रूप में कम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जिसमें 8 की एक्शन एरियाज कवर किए गए हैं, ठीक है। अब ये 8 की एक्शन के एरियाज क्या है, उतना ज्यादा आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं, फिर भारतमाला परियोजना है, फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं। बस ये क्या क्या किए गए, क्या क्या है वो चीज ध्यान पे रखना, ठीक है। पीएम गति शक्ति है, ये भी लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक। ये उसके बाद में फिर आपका एक लॉजिस्टिक इफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम है लीप, ठीक है। फिर लीड्स इंडेक्स वगैरह है, ठीक है, जो जिससे माप मिलता रहे कि हाँ कैसा किस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद में फिर रिलेटेड न्यूज में देखते हैं। इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रिलोस के बारे में, इसमें अब ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि रशिया ने इंडिया के साथ रिलोस को ड्राफ्ट किया है, ऑफिशियल ड्राफ्ट को अप्रूव किया है, ठीक है। और रिलोस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के मिलिट्रीज को एक दूसरे के बेसेस और पोर्ट्स के पर कम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये सपोर्ट उस तक भी सपोर्ट तक एसएसबी प्रोवाइड करेगा ये रिलो, समझ रहे। और इससे जो है होम पोर्ट्स और बेसिस से दूर बेसिस से दूर ऑपरेट करते समय वॉर और पीस टाइम मिशंस के दौरान ट्रूप्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल, राशन, स्पेयर पार्ट्स और बर्थिंग फैसिलिटीज की रिप्लेनिशमेंट की प्रोसेस जो है सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट होगी, ठीक। और इंडिया के पास जो है सिमिलर एग्रीमेंट्स दूसरे की कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ भी है, जो कि इंडिया की एक्सपेंडिंग ग्लोबल मिलिट्री आउटरीच और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ये एग्रीमेंट जो है इंडिया की ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करता है, और ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया की ग्रोइंग रोल को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया के पोर्ट सेक्टर पे। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवान पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया के पोर्ट सेक्टर के लिए भी बड़ा डेवलपमेंट है। और पोर्ट सेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि पोर्ट थोड़ा यूपीएससी सवाल भी पूछता है, हाँ हिस्ट्री से भी पूछता है, फिर आपके करंट में भी पूछ सकता है, तो इसलिए पोर्ट वाला थोड़ा देखते रहना। उसके बाद फिर देखो अबाउट वाधवान पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। वाधवान पोर्ट जो है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में दहानू टाउन के पास लोकेटेड है, और ये देश का 13वां मेजर पोर्ट बनेगा, ठीक है। पोर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। और इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं, कितने माइनर पोर्ट हैं, ये इसका देखो 13वां है, तो 13वां मेजर पोर्ट बनेगा, ठीक है। अभी बना नहीं है, अभी इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं करंटली, ठीक है। उसमें से कितने पब्लिक ओन्ड है, कितने प्राइवेट ओन्ड है, फिर माइनर पोर्ट्स कौन सा है, फिर ड्राई पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। ये सब पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक।
फिर ड्रेजिंग वगैरह क्या होता है, जो उसके जो टेक्निकल टर्म्स है, ये सब भी नॉलेज, सब बेसिक नॉलेज में आता है, ये सब होना चाहिए आपके पास। ठीक। और ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और एक लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा। और इस पोर्ट को जो है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। ठीक। इस मॉडल में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं उनको ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैंडल करने को मिलता है, जबकि पोर्ट का अथॉरिटी और सिर्फ रेगुलेटर लैंडलॉर्ड की तरह वो काम करती है। ठीक है, जो पोर्ट अथॉरिटी होती है। ठीक। इंडिया के पोर्ट सेक्टर के बारे में आप थोड़ा देखते हैं क्या है। देखो, इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है, इंडिया के ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम के हिसाब से 95% और वैल्यू के हिसाब से 70% ट्रेड कंट्रीब्यूट करता है। और वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में 22nd रैंक पर है। इसका टर्न अराउंड टाइम है 0.9 डेज। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कि जब जैसे आपके पास शिप आया, ठीक है, सामान लेकर के, फिर सामान जो आपने अनलोड करके शिप को खाली करके फिर दोबारा उसको वापस सामान लेकर के जो भेजते हैं वापस, तो वो टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है, कितनी जल्दी वो काम हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया में वो 0.9 डेज है। 0.9 डेज यानी 24 घंटे को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने घंटे का है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। ये जो है इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। और 13वां वाधवान बन रहा है और 14वां जो बनेगा वो गैलाथिया बनेगा। अब गैलाथिया है कहाँ, ये आप कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में भी था ये गैलाथिया। और इसके बाद में फिर और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स भी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल करती है। और इंडिया का सबसे पुराना मेजर पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट है, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इंडिया का इकलौता मेजर रिवरीन पोर्ट है। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है और हार्बर है। और तमिलनाडु में कामराजार पोर्ट जो है, या जिसको एनोर पोर्ट कहते हैं, वो इंडिया का इकलौता कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है जो एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। ठीक। और बाकी मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स के डिफरेंस देख लेते हैं। मेजर पोर्ट्स को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है। और मेजर पोर्ट्स जो है वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 में इंडिया में मेजर पोर्ट्स के रेगुलेशन, ऑपरेशन और उसके प्लानिंग के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। और मेजर पोर्ट्स को जो है रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे चलाती हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या मतलब कि जैसे मकान मालिक होता है आपका, वैसा टाइप का ही कि मकान मालिक का मकान होता है, लेकिन किराएदार उसमें रहते हैं, उसका बाकी काम वगैरह, जैसे मान लो छोटा मोटे प्रॉब्लम हुई तो उसको किराएदार करते हैं, वैसा ही टाइप का लैंडलॉर्ड पोर्ट पोर्ट सिस्टम में ये होता है कि मकान मालिक आपका पोर्ट अथॉरिटी ही रहेगी, बाकी छोटे मोटे काम आपके जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने वो लिया है पोर्ट, वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो हम कहाँ थे? लैंडलॉर्ड पोर्ट के मॉडल पे चलता है ये मेजर पोर्ट्स। और मेजर पोर्ट में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू अलाउड है। कंसेशन पीरियड जब खत्म हो जाता है, उसके बाद एसेट को पोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक। फिर माइनर पोर्ट्स पे आते हैं। माइनर पोर्ट नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में ये आते हैं। ठीक है, और नॉन मेजर पोर्ट्स को इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर गवर्न किया जाता है। ठीक। और ये पोर्ट्स जो है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के परव्यू में आते हैं। और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स जो है स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑपरेटर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में माइनर पोर्ट डेवलप और ऑपरेट करने के लिए कंसेशन एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो पोर्ट सेक्टर इंडिया में लिए गए हैं भारत में। सबसे पहला है सागरमाला प्रोग्राम। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, 2015 में ही लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, और इसका एम था कि फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रेड के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, और जिससे कंटेनर मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करना और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाना, एनहेंस करना। ठीक है, फिर अगला आया था मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। इस ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे डेवलप किया है। और इसका एम है कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स डेवलप करना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग और सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करना। ठीक है, फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में पोर्टल में देखते हैं क्या है। इसमें ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है जो एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है और लॉजिस्टिक सेक्टर में स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करके कॉस्ट और डिलेस कम करता है। फिर सागर मंथन है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर प्रोवाइड करता है। फिर अगला है सागर सेतु। ये मोबाइल ऐप है
जो रियल टाइम पोर्ट ऑपरेशन, मॉनिटरिंग, वेसल कार्गोस, कंटेनर फाइनेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी डाटा वगैरह वगैरह ये सब प्रोवाइड कर एसेस इसके तक एसेस प्रोवाइड करता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये एनहेंस करता है। अदर की डेवलपमेंट्स देख लेते हैं पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड। एक तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें ये रिसेंटली लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको डेवलप किया गया है और ये एक नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग पिट्रापोल वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक। ये ध्यान में रखना, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंदर नहीं आती है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटर एंड ये इसके अंदर है, ठीक है। वहां पे नहीं आती है, ये ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि ये जो आपके चीजें होती है ना, इसी में यूपीएससी कंफ्यूज करता है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें, अगर आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में मिनिस्ट्री वगैरह दिया है तो ये 98% ऑफ टाइम यही मान के चलना कि वो गलत दिया होगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अगर दिया है तो मान के चलना कि 98-99% ऑफ टाइम गलत दिया होगा। अगर आपको पक्का पता है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, फिर तो अपनी नॉलेज के साथ जाना, ठीक है। फिर इसके जान मत जाना, इसलिए मैंने 98% बोला। 2% चांसेस है कि वो अपना सही भी देता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही गलत देता है, एक दो बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जिसमें वो सही देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको पक्का पता है तो फिर अपनी नॉलेज के साथ जाना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो हाँ, हम लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे थे, ठीक है। ये जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है लैंड पोर्ट ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। लैंड पोर्ट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर नोटिफाइड एरियाज हैं, जो लैंड कस्टम स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में, जिनमें पैसेंजर्स और गुड्स का क्लियरेंस और ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में दिया है क्या? हाँ। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, फिर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को इस्टेब्लिश, ऑपरेट और मैनेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है कि एक सिंगल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारे रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, जैसा कि नाम है इंटीग्रेटेड, ठीक है। जो ट्रेड और कॉमर्स को फैसिलिटेट करते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करते हैं, ठीक। फिर आता है मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी। मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसको ग्लोबली एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ईएसआई प्लेटफॉर्म पर इंसेंटिव प्रोवाइडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। मोरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा, मतलब ये गोवा में है। ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जिसने ईएसआई के थ्रू ग्रीन शिप इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये ग्रीन शिप इंसेंटिव हिंदी में अगर इसको कहें तो हरित श्रेय स्कीम, ठीक है। ये हरित श्रेय स्कीम जो है 2023 की फेवरेबल ईएसआई स्कोर वाले शिप्स को इंसेंटिवाइज करती है और इसका एम है कि डीकार्बनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग की तरफ बढ़ना, ठीक है। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स जो है, ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के द्वारा 2011 में पब्लिश किया जाता है, 2011 से पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और ये उन शिप्स को आइडेंटिफाई करता है जो एयर एमिशंस को कम करने में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के करंट एमिशन स्टैंडर्ड से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर ड्राई पोर्ट्स के बारे में अच्छी यही दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। रिसेंटली बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहटा में पटना के पास इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और फिर ड्राई पोर्ट जिन्हें इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है, इनलैंड टर्मिनल्स हैं जो रेल या रोड या सी पोर्ट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और एयर फ्रेट स्टेशंस वगैरह सब शामिल है, ठीक है। और इसके बेनिफिट है कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट्स रीजन्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक मोर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे प्रोवाइड करते हैं और कोस्टल पोर्ट्स पर प्रेशर भी कम करते हैं इससे, ठीक है। फिर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये वर्ल्ड बैंक और एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इसको रिलीज किया है 2023 में, ठीक है। और इसकी की फाइंडिंग्स हैं कि ये आपके 2023 में जो सीपीपीआई है, इसमें टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स में 9 इंडियन पोर्ट्स अपनी पोजीशन पा चुके हैं। और सीपीपीआई के 2023 वाले रिलीज में टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट यक्षगान पोर्ट है, चाइना का, ठीक है। यांगशान यांगशान पोर्ट। फिर अगला आता है इंडियन रेलवेज की सेफ्टी। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है।
इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे की ये ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं रेलवे में, तो नेगेटिव न्यूज है। बहुत कम चांसेस है यूपीएससी इसके बारे में कुछ पूछेगा। कवच के बारे में पूछ सकता है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि कवच क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस के लिए काफी हाई हाई जो हाई स्पीड में ट्रेन आती है फॉगी वेदर वगैरह में, ठीक है, तो ट्रेन कोलिजन उनका होने के चांसेस कम करता है इसमें। मतलब एक तरह समझो कि ये, जैसे आपने अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझाएं, तो आप मैग्नेट्स देखोगे, ठीक है, मैग्नेट्स दो सिमिलर पोल के मैग्नेट रहते हैं, उनको पास में लाओगे, ठीक है, तो फिर वो पास में आते नहीं, एक अलग ही फोर्स होता है उनके बीच बीच में। जब आप पास में ला रहे होते हो तो वो आपस में एकदम से टच ही नहीं करते, तो बिल्कुल कवच वैसे ही टाइप का काम करता है कि अगर ट्रेन में कवच इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, तो वो पास आते ही, जैसे ही पास आएंगे, एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं अगर काफी दूर से, ठीक है, जैसे ही पास आएंगे तो ऑटोमेटिक वो कुछ भी कर लोगे, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो आपस में पास में आएंगे ही नहीं। वो ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएंगे, ब्रेकिंग उनका ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो रुक जाएंगे ट्रेन से आपस में वहीं पे, ठीक है। तो कवच ऐसे ही तरह के काम करता है, मतलब वो मैग्नेटिक वाले पे तो नहीं काम करता, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि कितना फोर्स रहता है कि जिस वजह से वो रुक जाता है ट्रेन, ठीक है, इसलिए एग्जांपल के तौर पर। फिर ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता। ये जो चीजें चेंज वाली होती है ना, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कि इसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूज आते हैं, कंफ्यूज में ये रहता है कि अरे यार ये तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आता होगा, नहीं, वो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट बताने के लिए, तो इसको स्किप करके अगले पे आते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैपफिड पे। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में नैफेड को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में नोटिफाई किया है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन जो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं, या जिनका कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उनको ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये जो स्टैब्लिश हुआ था, ये इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के अंडर स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो इंडिया में लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का है, जिसमें बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट्स का डेवलपमेंट भी शामिल है, ठीक है। इसका जो रेगुलेशन है, वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन से आपको याद नहीं है, रखने की जरूरत है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में ये रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में इसको रेगुलेट किया जाता है और सुपरवाइज किया जाएगा, ठीक है। ओनरशिप अगर इसकी देखें, तो इंस्टीट्यूशन इज एंटायरली शेयर होल्डिंग, इसकी जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन भी खत्म होता है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।